सभी को नमस्ते जी। स्केल साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। देखो भाई, बायोलॉजी में क्या है। पिछली वीडियो में हमने मोल साइंस के बारे में पढ़ा है। साइंस मैंने बताया था आपको, साइंस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, टू नो, यानी कि जानना। किसको जानना, वो मैंने बताया था। जानने के दो तरीके हो सकते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। उसमें मैंने ये बताया था आपको, जो साइंस है ना, जो विज्ञान है, उसकी मूल तीन शाखाएं हैं। एक तो है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स फिजिक्स एक है बायोलॉजी। बायोलॉजी केमिस्ट्री हमने शुरू कर रखी है। केमिस्ट्री में मैंने बताया आपको, वे जो केमिस्ट्री है ना, उसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ मैंने बताया था, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान है, वो सब क्या है? पदार्थ है। तो जो केमिस्ट्री है ना, उसमें हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में। फिजिक्स में मैंने बताया था, फिजिक्स में हम प्रकृति और प्राकृतिक जितनी भी परिघटनाएं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो जो आज है ना, आज का विषय अपना बायोलॉजी। देखो भाई, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी है उसका मतलब देखो क्या होता है। बायोलॉजी, बायो बायो का मतलब होता है लाइफ। लोगी है ना, लोगी शब्द बना है लोगस से। लोगस, डिस्कोरस, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का अध्ययन। आप जीवन किसको मानते हो? जीवन का मतलब होता है जिसमें सांस हो, जिसमें जनन हो, जो आहार ग्रहण करे। ठीक है ना, वही क्या है? वही जीवन है। तो जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी क्या करती है? बायोलॉजी जितने भी जीवित पदार्थ हैं, जितने भी क्या हैं? जीवित पदार्थ हैं। जीवित पदार्थ का मतलब यहां देखो, पदार्थ का मतलब यानी कि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, तो उनके बारे में कैसे? उनका उद्भव, उनका विकास, उनका आहार और उनकी जनन जनन जैसी जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को प्रयोगात्मक रूप से प्रयोगात्मक रूप से बताने का कार्य कौन करती है? बायोलॉजी करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, बायोलॉजी में हम जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका हम क्या देखेंगे? उद्भव, विकास, आहार, जनन। वे कैसे उद्भव हुआ उनका, कैसे विकास हुआ है, क्या भोजन ग्रहण करते हैं वो, और कैसे जनन करते हैं, उनको हम प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध करेंगे। तो जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी ये सारी चीजें बताती है हमें। ठीक है। और फिर बायोलॉजी मैंने बताया था आपको, भाई जो बायोलॉजी है ना, उसकी मूल दो शाखाएं हैं। एक है बोटनी, एक है जूलॉजी। जो बोटनी है ना, उस बोटनी में हम वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर बताया था मैंने, लाखों पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अच्छे से। और जूलॉजी, जूल का मतलब बताया था मैंने आपको, चिड़ियाघर। तो जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी बहुत प्रकार के होते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है ना अपना, उस बायोलॉजी में मैंने ये बताया था आपको, भाई जो केमिस्ट्री है ना, उसमें हम पदार्थ पढ़ते हैं। पदार्थ है ना, किससे मिलकर बनता है? पदार्थ बनता है भाई तत्व से, यौगिक से।
फिर बात आती है भी जो तत्व और जो यौगिक है ना वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं परमाणुओं से, जिसको आप क्या बोलते हो? एटम। और जो परमाणु है ना वो किससे मिलकर बने हैं? सूक्ष्मतम कणों से। किससे मिलकर बने हैं? सूक्ष्मतम कणों से। वो कण क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि 3 मूल कण हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। तो पदार्थ किससे मिलकर बनता है? तत्व से, यौगिक से। तत्व यौगिक किससे मिलकर बनेंगे? परमाणुओं से। वो परमाणु एक जैसे होंगे। परमाणु यानी कि एटम। एटम किससे मिलकर बना है? सूक्ष्मतम कणों से। वो सूक्ष्मतम कण किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। समझ गए ना आप? तो इसका मतलब ये समझाया हम आपको, भाई कोई भी पदार्थ है, जैसे पदार्थ, उस पदार्थ का जो मूल है, मूल का मतलब किससे बनता है? वो बनता है कणों से। किससे मिलकर बनता है? कणों से। और उन कणों का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई जो पदार्थ है ना उसका जो मूल है, मूल का मतलब फंडामेंटल, फंडामेंटल का जो जड़ है उसकी, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना? वो जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ा, ऐसे ही जितने भी जीवित पदार्थ हैं, जीवित पदार्थ का मतलब जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ स्थल में रहने वाले होते हैं। वो सभी पेड़ पौधे कुछ क्या है? कुछ मरुस्थलीय होते हैं, कुछ सदाबहार वन होते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग उनकी विविधताएं होती है उन पेड़ पौधों में। जीव जंतु भी कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे वायरस, आपने सुना होगा कोरोना वायरस, जिसको आप विषाणु बोलते हो। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। अमीबा है, पैरामीशियम है, नीली हरी सवाल है जिसको आप एल्गी बोलते हो। तो ये सभी क्या है? कुछ सूक्ष्म से वो है जीव। तो ये जो जीव जंतु है ना किससे मिलकर बनते हैं? ये भी तो आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन। जिस प्रकार हमने ये पढ़ा भाई जो पदार्थ है ना, पदार्थ किससे मिलकर बनता है? तत्वों से। और तत्व किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बनते हैं? कणों से। कणों को क्या नाम दे दिया हमने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो आज की जो यूनिट रहेगी अपनी, वो मुख्य फोकस रहेगी वे जितने भी हम जीवित पदार्थ पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वो जीवित पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? कोई ना कोई चीज है उनको बनाने वाली। ठीक है ना? तो उसी को शुरू करेंगे हम। देखो, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, भाई कोई भी जीव है, कोई भी जीव है जो श्वसन यानी कि सांस लेता है, जनन करता है, जो वृद्धि करता है, उन सभी की जो मूल इकाई है ना वो कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ठीक है? तो आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। भाई जितने भी जीव जंतु है ना वो कैसे बनते हैं। हमने पढ़ लिया भी कोशिका से बनते हैं। तो वो कोशिका है क्या? कैसे कार्य करती है? कैसी आकृति है? कैसी बनावट है? और कितने प्रकार होते हैं उस कोशिका के? और फिर जो कोशिका वो अंदर से कैसी दिखती है? और अंदर के जो भाग हैं वो किस किस उसमें बटे हुए आगे अलग अलग उसमें। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो भाई, जितने भी जीव जंतु है ना जो आपको दिखाई देते हैं, वो सभी किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से। कोशिका है ना एक शब्द होता है सेल, लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा है कि उसका एक ये शब्द है भाई सेल। उससे सेल, उससे क्या बना हुआ है शब्द हिंदी का? कोशिका। जो सेल है ना उसका मतलब होता है लिटल रूम। लिटल रूम का मतलब छोटा कमरा। ठीक है? छोटा कमरा। तो जितने भी वैज्ञानिक है वो क्या मानते हैं भाई जो कोशिका है ना वो जीवन की क्या है? मौलिक, जीवन की मौलिक एवं संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक
इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। कोई भी जीव यदि उद्भव होता, उसका जन्म होता है, तो जो उसका जन्म होता है ना, सबसे पहले एक कोशिका बनती है। वो एक कोशिका फिर दो कोशिकाएं बनाएंगी, दो कोशिकाएं फिर अनेक कोशिकाएं जोड़ती हैं, फिर उन कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं यानी कि टिश्यूज, और उन उत्तकों से फिर ऑर्गेन्स बनते हैं जिसको आप अंग बोलते हो, और उन अंगों से जीव का निर्माण होता है। तो ऐसे चलता है प्रोसेस। तो सेल का मतलब समझ गए आप, सेल का मतलब कोशिका, और सेल क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या है, छोटा कमरा। और जो कोशिका है वो क्या है, जीवन की मौलिक एवं संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार पदार्थ किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से यानी कि कणों से, छोटे छोटे कणों से, जिसको आपने नाम दे रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी प्रकार जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी जीव जंतु किससे बनते हैं भाई, सेल्स यानी कि कोशिकाओं से। ठीक है, तो आइए कोशिका के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो कोशिका है ना, कोशिका शब्द एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, एक स्वनिर्मित, अपने आप उसने बनाया हुआ एक सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या लिया उसने, एक जो पौधा होता है ना, कोई भी पौधा होता है, उस पौधे का जो तना है, उस पौधे का जो तना है ना, बाहर का जो हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम कारक या छाल। इस छाल का एक टुकड़ा लिया उसने, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसने, और इस टुकड़े को उसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो वो वैज्ञानिक क्या देखता है, इस टुकड़े में उसको कुछ प्रकोष्ठ से दिखाई दिए, यानी कुछ ऐसे धब्बे से दिखाई दिए उसने, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे। ठीक है, तो इसने इसको नाम दे दिया इसका सेल, यानी कि कोशिका। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, उसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, 1665 में स्वनिर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था, उसकी सहायता से एक पौधे की जो छाल थी उसको देखा। किसमें देखा, सूक्ष्मदर्शी में। और क्या दिखा, कैसी दिखाई देती है वो ऐसी दिखाई देने लगी जैसे उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ से हों, यानी कि डिब्बे से हों। और कैसी दिखाई दे रही थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। तो यहां से हमें कोशिका के बारे में जानने का सबसे पहले मौका मिला, और उसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया। और फिर एक बात ऐसे समझ लो आप, जो सेल है ना, सेल ऐसे है जैसे भवन बनाते हैं हम, कोई भी मकान बनाया हमने, तो मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर हम एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। ठीक है ना, तो ये था कोशिका के बारे में। और किसने बताया सबसे पहले, सबसे पहले बताया रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने बताई थी ना कोशिका, ये जो कोशिका थी ये थी मृत कोशिका। क्या थी ये, मृत कोशिका, यानी कि इसको बोला गया डेड सेल। ठीक है, इसको क्या बोला गया, डेड सेल। इसी वैज्ञानिक के बाद एक नया वैज्ञानिक आता है, उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक। क्या नाम है, ल्यूवेनहोक। तो 1674 में, यानी कि 1674, 1674 में एक वैज्ञानिक और आया, उस वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने क्या देखा, तालाब का जल लिया उसने कुछ थोड़ा सा, और उस तालाब के जल में उसने अपने से कुछ उन्नत सूक्ष्मदर्शी बनाया। उन्नत सूक्ष्मदर्शी जो रॉबर्ट हुक ने उपयोग किया था ना सूक्ष्मदर्शी, उससे थोड़ा सा एडवांस था वो।
उस उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के पानी में उसने देखा, तो तालाब के पानी में उसने छोटे छोटे जीव दिखाई दिए, और उन जीवों को उसने नाम दिया जीवाणु। क्या नाम दिया? जीवाणु, जिसको आप क्या बोलते हो? बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसने क्या देखा? अभी पानी में कुछ है ना छोटे छोटे जीव, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों को नाम दिया उसने जीवाणु। तो यहां से प्रथम जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला। प्रथम जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन गए इसमें। अगर आपसे पूछते हैं रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक है ना, उसने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया हमें, लेकिन जो वो कोशिका थी ना, पौधे की जो छाल ली थी उसने पेड़ की छाल से, वो जो छाल थी वो क्या थी? मृत कोशिका थी। अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक, तो वो था भाई ल्यूवेनहुक। उसने अपने द्वारा विकसित जो उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी था, उसकी सहायता से तालाब के पानी में कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा, और उन सूक्ष्म जीवों को उसने क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। और यहां से प्रथम जीवित कोशिका के बारे में हमें पता चला। और आप पढ़ते भी होंगे, जो ल्यूवेनहुक है ना, उसको जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जो जीवाणु विज्ञान है ना, आप पढ़ते हो अलग अलग, उसका क्या माना जाता है? इसको जनक माना जाता है। यानी कि सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने ही जीवाणु के बारे में हमें बताया था। ठीक है ना, तो यहां से हमें कुछ अंदाजा हो गया भाई, जो कोशिका है ना, मृत भी होती है और जीवित भी हो सकती है। ठीक है ना, दो प्रकार की कोशिकाएं मिल गई हमें, मृत और जीवित। फिर देखो, कुछ समय के बाद, जब उस समय 17वीं शताब्दी में विज्ञान ने कुछ उन्नति की, और उस उन्नति में क्या हो गया? कुछ आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस है जो, उनकी खोज हो चुकी थी। आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस होता है मैग्निफिकेशन लेंस। मैग्निफिकेशन लेंस उसमें पढ़ेंगे हम लाइट वाले में। मैग्निफिकेशन लेंस क्या करता है? मैग्निफाइड करता है वस्तुओं को। मैग्निफाइड का मतलब जो छोटी वस्तु उसको बड़ा करके दिखाता है। और जो आवर्धक लेंस है उसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लाइट वाले इसमें। उत्तल लेंस, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब आवर्धक लेंस की खोज के बाद जो सूक्ष्मदर्शी है ना, उसका जो आविष्कार वो संभव हो चुका, और उससे हमें यह पता चला कि एकमात्र जो कोशिका है ना, वो भी स्वयं में क्या है? एक संपूर्ण जीव है। अभी तक हमें यही अभी तक हमें यही ध्यान था कि कोई भी जीव जो बाह्य रूप से दिखाई देता है वही जीव है, लेकिन ल्यूवेनहुक की खोज ने सिद्ध कर दिया इस धरा पर, इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और वो जीव है ना, वो जीव एक कोशिकीय हैं। क्या है वो? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका है उसमें, वही कोशिका उनका सारा कार्य करती है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि एकमात्र जो कोशिका है वो स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है। और फिर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आपने सुना भी होगा एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है। एक कोशिकीय जीव में हम लिखेंगे, एक कोशिकीय का मतलब समझ गए ना आप? एक कोशिकीय का मतलब भाई ऐसे जीव जिन जीवों का शरीर या जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उसमें एग्जाम्पल है जैसे अमीबा। अमीबा है नीली हरी, सवाल है, सवाल का मतलब एलगी। सवाल का मतलब एलगी, एलगी का मतलब काई। आपने देखी होंगी तालाब आदि किनारे पर। और उसके बाद पैरामीशियम है, पैरामीशियम।
पैरामीशियम। ठीक है, तो ये जीव क्या है, ये तीनों जीव क्या है, एक कोशिकीय है भाई। क्या है ये, एक कोशिकीय। एक कोशिका का मतलब हो गया भाई इन जीवों का जो शरीर है ना वो एक कोशिका से बना हुआ है। उसके बाद जैसे पैरामीशियम के बाद इसमें अभी पढ़ा था हमने बैक्टीरिया है, जो जीवाणु भी, वो भी रख सकते हो आप। जो जीवाणु होता है वो भी क्या है, एक कोशिकीय है। ठीक है, तो इन जीवों का जो शरीर है उसका निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से होता है। तो ये था भाई एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल। अमीबा, नीली हरी शैवाल, शैवाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, हिंदी में बोलते हैं काई। ठीक है, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी जीव क्या है, एक कोशिकीय हैं। ठीक है, अब देखो भाई जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जितने भी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब हो गया वे ऐसे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। उन सभी बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण सबसे पहले एक कोशिका से होता है। किससे होता है भाई, एक कोशिका से होता है। बहुत सारे वो एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य है, अपना जो मानव शरीर है ना, अपने मानव शरीर में लगभग 10 की पावर 4 इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। 10 की पावर 4 इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं अपने मानव शरीर में। ठीक है, तो जितने भी बहुकोशिक जीव हैं, बहुकोशिक का मतलब बड़े बड़े जीव हैं, तो उन सभी जीवों का निर्माण किससे होता है, एक कोशिका से। और मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 10 की पावर 4 कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में मिलती हैं। फिर देखो भाई, मैंने बताया आपको वही जीव है ना, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक कोशिकीय जीव है ना, सबसे छोटा जो जीव होता है उसका नाम है जीवाणु। क्या नाम है, जीवाणु, जिसको आप क्या बोलोगे, बैक्टीरिया। क्या बोलोगे, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का जो जन्मदाता है, जो वैज्ञानिक है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, वो कौन माना जाता है, अभी पढ़ा हमने, ल्यूवेनहोक। ठीक है ना, ल्यूवेनहोक को हम इसका जन्मदाता मानते हैं। तो जो सबसे छोटी जो कोशिका है ना, अभी तक जो रिसर्च है वो मानी जाती है माइकोप्लाज्मा। क्या मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ना वो बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा क्या है कि जीवाणु है, जिसका आकार कितना है, आकार उसका है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में। कितना है भाई, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। और एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, एक माइक्रोमीटर इजिकल टू होता है 10 रेज की पावर -6 मीटर। तो एक कोशिका यानी कि माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है बैक्टीरिया, उसका साइज कितना होता है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर। तो ये तो है सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी जो कोशिका अभी तक मानी गई है ना, सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो मानी गई है ओस्ट्रिच एग। क्या मानी गई है, ओस्ट्रिच एग। इनके शुतुरमुर्ग है ना, जो उसका अंडा होता है, उसका साइज कितना होता है, 170 मल्टीप्लाई 130, 170 मल्टीप्लाई 130 यानी कि मिलीमीटर। तो ये थी सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो सबसे छोटी कोशिका पूछे आपसे वो है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में कितने हैं, 10 की पावर -6 मीटर। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानी गई है अभी तक, ओस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग है ना, जो उसका अंडा होता है, उसका साइज कितना है, 170 मल्टीप्लाई 130 mm का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो अब है ना, आप प्रश्न ये आता है भाई जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं मैंने अभी बताया था आपको भाई, एक कोशिकाएं अनेक कोशिकाओं के साथ जुड़ती है, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण है जो एक कोशिका से होता है। तो वो देख, तो हर एक कोशिका यानी कि प्रत्येक जो कोशिका है ना,
वो क्या करती है, विभाजित होती है। प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर क्या करती है, नई कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती है वो, नई कोशिकाएं बनाती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं। और उन्हीं नई कोशिकाओं से क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों का जीवन है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार जो सभी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। किससे होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोई भी कोशिका है, ठीक है, वो क्या होगी, जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं उनसे वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कवक है, ये सभी क्या है, मनुष्य है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्या है ये, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, ये था भाई कोशिकाओं के प्रकार, यानी कि जो कोशिका है ना वो एकल कोशिका भी हो सकती है और बहु कोशिका भी हो सकती है। एकल कोशिका का मतलब होता है भाई जिसमें एक कोशिका होगी, और बहु कोशिका मतलब जिसमें बहुत सी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। एक कोशिका जुड़कर, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, नीली हरी शैवाल है, जीवाणु है। बहु कोशिका में बहुत सी कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। अब हम पढ़ेंगे जो कोशिका है उनकी आकृति और उनकी बनावट वो कैसी होती है। कोशिका की आकृति, कोशिका है जो उसकी आकृति, उसकी संरचना, ठीक है ना, जो कोशिका है उसकी आकृति और संरचना वो कैसी होती है। तो देखो जो कोशिकाएं है ना उनकी आकृति आकार वो क्या करती है, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होती है। कुछ कोशिकाएं हैं जो वो अपना आकार है वो बदलती रहती हैं। क्या करती हैं, कुछ कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना आकार बदलती रहती हैं। क्या करती हैं, अपना आकार बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे अमीबा, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे अमीबा। ठीक है ना, जो अमीबा है, अमीबा का जो शरीर होता है ना उसका ऐसे निर्माण होता है। ठीक है, जो अमीबा होता है वो अपना जो आकार है शरीर का वो बदलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ जो कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है वो लगभग स्थिर भी रहता है, वो अपना आकार नहीं बदलती। जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो मनुष्य है ना, मनुष्य में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, तो उसकी जो कोशिका है वो क्या होती है, लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, और फिर जो कोशिकाएं हैं सामान्यतः क्या होती हैं, आगे आता है कोशिका की जो आकृति है और आकार कैसा होता है। देखो कोशिका में पता लग गया, कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जितने भी सजीव है ना उन सजीवों की सबसे छोटी क्या है, इकाई है। जो उसकी आकृति है और जो आकार है वो क्या हो सकता है, उसका भिन्न हो सकता है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, गोल लंबी होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी और किनारों पर नुकीली होती हैं। तो बात आती है जो कोशिकाएं है ना वो अलग अलग क्यों होती हैं, अलग अलग इसीलिए होती हैं क्योंकि हर एक कोशिका का जो कार्य है वो अलग अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग कोशिका का अलग अलग आकार होता है। जो मनुष्य है, मनुष्य में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मनुष्य शरीर है ना, मैंने बताया था लगभग 10 की पावर 4 इतनी कोशिकाएं होती हैं। तो जो मनुष्य शरीर है उसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मुख्य है रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका, मनुष्य में क्या है, एक तो रुधिर कोशिका है और दूसरी क्या हो सकती है, चिकनी पेशी कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका है।
और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका। और फिर क्या है? शुक्राणु, शुक्राणु भी क्या एक तरह से कोशिका है। और फिर है अंडाणु, ठीक है, रुधिर कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के बाद अंडाणु है, शुक्राणु है, उसके बाद अस्थि, अस्थि कोशिका है। अस्थि कोशिका के बाद बचती है वसा कोशिका, वसा कोशिका। जो मनुष्य शरीर है ना, उसमें सबसे मेन ये मिलती है, रुधिर कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, शुक्राणु, अंडाणु, अस्थि, वसा कोशिका, ठीक है ना। तो जो कोशिकाएं हैं अधिकतर क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी और नुकीली भी हो सकती हैं। जैसे मनुष्य है ना, उसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो बिल्कुल एक लंबा होता है, नुकीली सी अवस्था होती है उसकी, ठीक है। और उनमें विभिन्नताएं होती हैं, कोई कोशिकाएं गोल है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। क्यों है विभिन्नता इनमें? विभिन्नता इसीलिए है क्योंकि वो कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये था कोशिका की आकृति और आकार। अब आता है जो कोशिका है ना, वो किसकी बनी होती है? तो जितनी भी कोशिकाएं है ना, जो सेल हैं, वो किसके बने होते हैं भाई? वो बने होते हैं लिपिड और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? लिपिड, प्रोटीन के। लिपिड क्या है? लिपिड है वसा। क्या है लिपिड? वसा, यानी कि फैट। और प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो भाई? नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो, ठीक है। तो यानी कि कोशिका अगर आपसे पूछे हुए किससे बनी हुई है, तो कोशिका बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। तो ये था भाई कोशिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत देखो क्या है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल प्रिंसिपल। जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत दिया दो वैज्ञानिकों ने। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था एम स्लाइडेन, एम स्लाइडेन, एक तो है एम स्लाइडेन और दूसरा है टी स्वॉन, टी स्वॉन, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन है जर्मन वैज्ञानिक और जो स्वॉन है वो था ब्रिटिश। दो वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को दिया। जो कोशिका सिद्धांत है ना, उसमें इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1839 में यह बताया कि जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। और वो जीवन की उनकी जो सबसे मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका है, ठीक है ना। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया भी जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, वो सभी किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये हमें बताया। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। इस सिद्धांत की कुछ कमियां यही थी कि ये दोनों वैज्ञानिक है ना, ये नहीं बता सके वे जो नई कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार बनती हैं। कमी क्या थी इसकी? कमी यही थी, ये दोनों वैज्ञानिक ये नहीं बता सके वे जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं किससे बनती हैं या किस प्रकार बनती हैं, किससे बनती हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी कमी थी इन वैज्ञानिकों की। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक वैज्ञानिक आता है, उस वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ, रुडोल्फ, रुडोल्फ विरकोव, रुडोल्फ विरकोव, रुडोल्फ विरकोव 1855 में एक अपनी थ्योरी देता है। और उस थ्योरी में है ना, उस अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाकर वो कहता है भी जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं कहता है वो क्या हो जाती हैं? विभाजित होती हैं। क्या होती हैं?
विभाजित, विभाजित का मतलब टूटती हैं, विभाजित का मतलब टूटती हैं, और टूटकर वो क्या बनाती हैं, नई कोशिकाएं बनाती हैं। और इन्हीं जो ये नई कोशिकाएं हैं, उसने कहा कि जितनी भी ये नई कोशिकाएं हैं वो सभी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो रुडोल्फ विर्कोव ने एम स्लाइडिंग ओटिस स्वान, जो दो वैज्ञानिक थे, उनके जो सिद्धांत है ना, उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ संशोधन वो किया और उससे एक निष्कर्ष निकाला उसने। और जो निष्कर्ष है ना, आज का जो परिकल्पित जो सिद्धांत है कोशिका के बारे में, वो सिद्धांत यही है कि जितने भी सभी जीव हैं, सभी जीव, इस धरा पर जितने भी जीव जंतु हैं, वो सभी जीव क्या हैं? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी जीव एक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक तो ये बात कही उसने। और दूसरी क्या कही उसने? दूसरी ये कही भाई जो कोशिका है ना, कोशिका सजीवों के या सजीवों के अंगों की, सजीवों के अंगों की मूलभूत मूलभूत क्या है? संरचनात्मक इकाई है। क्या है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। दूसरी बात ये कही। पहली बात क्या है इसने? वे जितने भी सभी जीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और फिर दूसरी बात ये कही जो कोशिकाएं हैं, कोशिका है सजीवों के अंगों की जो मूलभूत क्या है? संरचनात्मक, संरचनात्मक क्या है? इकाई है, यानी कि संरचनात्मक इकाई है। और तीसरी बात उसने क्या जोड़ी भाई? प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका यानी कि या एक कोशिका है या बहुकोशिका जीव है, उन सभी में यानी कि जो हर एक प्रत्येक कोशिका है वो क्या है? एक पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। किससे बनती है? पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, तो ये था उसका सिद्धांत। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है सिद्धांत में। ठीक है, सिद्धांत में क्या था भाई? सभी जीव है ना एक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और जो कोशिका वह सजीवों के अंगों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और प्रत्येक कोशिका एक पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है भाई, जो विषाणु है ना, विषाणु यानी कि जो वायरस होता है, वो इस सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता, यानी कि इस सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता। ठीक है, अनुपालना नहीं करता। ठीक है, ये था भाई सिद्धांत। ठीक है, अब आता है भाई जो कोशिका है ना वो अंदर से कैसी दिखाई देती है हमें, ये था सिद्धांत। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद, 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी खोज हुई, तो हमें कोशिका के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो उससे हमें कोशिका है ना उसके मूल 3 अवयव मिलते हैं। जो कोशिका होती है उसकी जो जटिल संरचना है, उस जटिल संरचना में मूल 3 अवयव है। तो सबसे पहले क्या है उस कोशिका में? एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या है उसमें? दूसरा है उसमें सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस जिसको आप केंद्रक बोलते हो। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा उसमें साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। ठीक है, सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब हो गया उसका केंद्रक,
कोशिका का केंद्रक। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कैसे होता है देखो, कैसे स्ट्रक्चर होता है कोशिका का। जो ये बाह्य भाग है ये वाला, इसको तो हम बोलते हैं कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। और जो ये वाला है सेंटर, इसको बोलते हैं हम केंद्रक, कोशिका केंद्रक। ठीक है, और जो ये पार्ट बचता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य।